हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग और स्टडी मटेरियल लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, किसको कौन सही ऑप्शन है। द आंसर्स आर रायोट, इसको आएगा पीजेंट्स। सेकंड महल, इसको आएगा विलेज। थर्ड नीज, इसको आएगा कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। लास्ट इज रायोती, इसका आंसर है कल्टीवेशन ऑन रायोतस लैंड। सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट ग्रोनर्स ऑफ वोड इन यूरोप सा डैश डैश एज ए क्रॉप विच प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स। इसका आंसर है इंडिगो। बी पार्ट इज द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन द लेट 18th century Britain because of the expansion of cotton production as a result of industrialization, which in turn created enormous demand for cloth dyes. C part is the international demand for indigo was affected by the discovery of synthetic dyes. D part is the term for a movement was against indigo planters. Question number 3 is describe the main features of permanent settlements. Features लिखने हैं permanent settlements के। Answer is in order to get a stable revenue income, most of the East India Company officials believed that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. It means जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो ये बिलीव करते थे, भरोसा करते थे कि जो अगर हमें स्टेबल लैंड रेवेन्यू चाहिए तो हमें लैंड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हमें इसको एनकरेज करना पड़ेगा और इससे एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हो जाएगी। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स इन 1973। और इस लैंड को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और एग्रीकल्चर को एनकरेज करने के लिए उन्होंने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किया। इसके फीचर्स है, फर्स्ट इज बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट्स द राजाज एंड द तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। और इससे जो राजाज और तालुकदार थे उनको जमींदार रिकॉग्नाइज किया गया। सेकंड इज दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उनको कहा गया वो रेंट कलेक्ट करे पीजेंट से और रेवेन्यू पे करे कंपनी को। थर्ड इज द अमाउंट ऑफ टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। और जितना वो पे करेंगे कंपनी को वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वॉज एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनी। और ये इससे क्या होगा, इससे कंपनी में रेगुलर ही रेवेन्यू आएगा। एंड एट द सेम टाइम एनकरेजेस जमींदारों टू इन्वेस्ट इज इंप्रूविंग द लैंड। और उसके साथ साथ ही ये एनकरेज करेगा जमींदारों को ताकि वो लैंड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे और लैंड इंप्रूव हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ वाज द मालावारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट्स। किस तरह जो मालावारी सिस्टम था वो मुख्तलिफ था परमानेंट सेटलमेंट से। आंसर इज मालावारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट्स। मालावारी सेटलमेंट्स डिवाइडेड बाय हॉल्ट मैकेजनी came into effect in 1822 in the northwestern province of the Bengal presidency। जो मालावारी सेटलमेंट्स थे वो हम्बोल्ट मैकेंजी ने डिवाइस किया, लाया, केम इनटू, और वो इफेक्ट कब लागू हुआ 1822 में नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में। जो परमानेंट सेटलमेंट्स है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1793 बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो परमानेंट सेटलमेंट्स है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। सेकंड, इट वाज डिवाइस्ड अल्टरनेटिव टू परमानेंट सेटलमेंट्स। और यही अल्टरनेटिव बनाया गया था, मालवारी सिस्टम अल्टरनेटिव बनाया गया था परमानेंट सेटलमेंट्स के लिए। इट वाज एम्ड एंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। परमानेंट सेटलमेंट किस लिए बनाया गया था, ताकि वो स्टेबल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आए ईस्ट इंडिया कंपनी को। थर्ड डिफरेंस इज द विलेज हेडमैन वाज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। वो मालावारी सिस्टम में जो विलेज का हेडमैन था उसको इंचार्ज दिया गया था वो रेवेन्यू कलेक्ट करे एक विलेज में। परमानेंट सेटलमेंट्स में द राजास एंड द तालुकदार्स वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। परमानेंट सेटलमेंट्स में राजास और तालुकदार्स को ये इंचार्ज दिया गया था ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे। लास्ट इज द रेवेन्यू अमाउंट वाज नॉट फिक्स्ड एंड वाज डिवाइडेड पीरियडिकली। The estimate revenue of the each plot within a village was added to the calculated revenue that each village or mahal had to pay। और जो रेवेन्यू था इस एक विलेज से लिया गया था वो फिक्स्ड नहीं था। The estimate revenue of each plot within the village was added to the calculated revenue। और जो एक विलेज से एस्टिमेट किया जा सकता था रेवेन्यू वो उससे लेते थे और फिर वो कैलकुलेट करते थे हर एक विलेज से किससे कितना आया। एंड द लास्ट डिफरेंस इज द रेवेन्यू अमाउंट वाज फिक्स्ड एंड वाज नेवर टू बी इंक्रीज इन द फ्यूचर। परमानेंट सेटलमेंट्स में रेवेन्यू सिस्टम वो फिक्स्ड था और कभी इन फ्यूचर में भी इंक्रीज नहीं होगा वो। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्यू टू प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू मोनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। कौन सी दो प्रॉब्लम्स हुई जब मोनरो सिस्टम आया रेवेन्यू को फिक्स करने का। आंसर इज टू प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू रेवेन्यू सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू वायर। फर्स्ट कौन सी प्रॉब्लम थी, फर्स्ट इज डिराइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड। इट मीन्स जो इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंपनी के ऑफिशियल्स को ये ख्वाहिश हुई थी हम इनकम इंक्रीज करेंगे तो उससे फिक्स्ड रेवेन्यू करेंगे तो उससे जो रेवेन्यू हो वो हाई हो जाएगा और डिमांड उससे रेवेन्यू की डिमांड बढ़ जाएगी। सेकंड इज पीजेंट्स वर अनेबल टू पे रायोट्स फ्लड द कंट्रीसाइड एंड विलेज बिकेम डेजर्टेड इन मेनी रीजन्स। ये इधर रायोट्स है। इट मीन्स वो जो पीजेंट्स थे वो पे नहीं कर रहे थे तो उससे वो कंट्री के साइड भाग गए और जो विलेजेस थी वो एम्प्टी पड़ गई बहुत सारे रीजन्स में। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी जब मोनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई रायोट्स नेग्लेक्ट टू ग्रो इंडिगो।
क्यों जो रायोट्स है वो मना कर रहे थे कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे? आंसर इज द रायोट्स रिलेक्टेड टू ग्रो इंडिगो बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज द प्लांटर्स पेड अ वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो। जो प्लांटर्स थे वो बहुत ही कम प्राइस दे रहे थे इंडिगो को। सेकंड, द रायोट्स वर अनेबल इन अ पोजीशन टू इवन रिकवर हिज कॉस्ट। और जो रायोट्स थे वो उस हालत में नहीं थे ताकि वो कॉस्ट फिर रिकवर करे जो उनको आता था वो प्लांट करने में। अर्निंग ए प्रॉफिट वाज अ परफेक्टिंग आइडिया। दिस मेंट दैट द रायोट्स वाज ऑलवेज अंडर डेब्ट। और उससे प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल था, तो इसका मतलब जो रायोट्स थे वो ऑलवेज कर्जे में रहते थे। थर्ड, द प्लांटर्स इंसिस्टेड दैट द पीजेंट्स कैलकुलेट द इंडिगो ऑन मोस्ट ऑफ द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ देयर लैंड। और जो प्लांटर्स उनको इंसिस्ट कर रहे थे, बार बार ये जोर कर रहे थे पीजेंट्स को वो इंडिगो को कल्टीवेट करे फर्टाइल पार्ट ऑफ द लैंड पर, बट द पीजेंट्स प्रेफर द राइस ग्रोइंग ऑन द बेस्ट लैंड एज आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट। बट जो पीजेंट्स वो चाह रहे थे हम बेस्ट सॉइल पे, फर्टाइल सॉइल पे पहले राइस उगाए देन इंडिगो हार्वेस्ट करें। द लैंड कुड नॉट बी यूज्ड फॉर सोइंग राइस। और जब वो इंडिगो हार्वेस्ट कर रहे थे तो वो लैंड एग्रीकल्चर करने के लायक नहीं रहती थी फिर, इसीलिए जो राइटर्स थे वो मना कर रहे थे कि हम इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअली कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। कौन से वजूहात पर जो इंडिगो की प्रोडक्शन थी वो कोलैप्स हो गई बंगाल में? आंसर इज द रायोट्स बिगेन टू रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। दे वर सपोर्टेड बाय द विलेजेस हेडमैन एंड सम जमींदार्स इन देयर फाइट। जो रायोट्स थे वो मना कर रहे थे इंडिगो का उगाने से और उनको सपोर्ट कर रहा था विलेज के हेडमैन और कुछ जमींदार भी इस फाइट में। द स्केल ऑफ द प्रोटेस्ट वाज सो मच दैट द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन। और इसका जो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट पे कुछ फैसला लेना ही पड़ा। द इंडिगो कमीशन ऑफ सेटअप टू एनक्वायर इनटू प्रॉब्लम्स। और उन्होंने इंडिगो कमीशन सेटअप किया इस प्रॉब्लम को देखने के लिए। द कमीशन एक्सेप्टेड द फॉल्ट्स ऑफ द प्लांटर्स एंड अलाउड द राइटर्स टू ग्रो व्हाटएवर दे विश्ड। और उस कमीशन ने उनकी डिमांड मानी तो और कहा आप कुछ राइटर्स को कहा उनको अलाउड है वो कुछ भी उगा सकते हैं जो वो चाहे। दिस लेड टू इवेंचुअली कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। और इससे खुद ही कोलैप्स हुआ, टूट गया इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में। तो इस तरह से होता है ये यूनिट खत्म। अगर आप किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिखना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ सारे यूनिट्स प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। सो प्लीज चेक देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।